नंबर 65, यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट 1 है और एक स्टेटमेंट 2 है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर ए x1, y1, फिर है b x2, y2 एंड c x3, y3 आर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बोला कि एक ट्रायंगल है, उसका वर्टाइसेस ए बी और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो बोला कि इसका जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, फिर बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x3, y3। तो यहाँ पे बताइए इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यही होता है ना। और यहाँ पे भी बोल रहा था कि ये चीज़ होता है, तो बिल्कुल सही बात है, यही चीज़ होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हो गया ट्रू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो सीधे फार्मूला ही था। अब आप देखिए स्टेटमेंट 1 को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर पी ए कॉमा बी, फिर क्यू बी कॉमा सी एंड आर सी कॉमा ए इज एट द ओरिजिन। बोला कि यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पे लाई करेगा। दैट मीन सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0 होगा। तो यहाँ पे देखिए निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट 2 को चेक कर रहे हैं, सॉरी स्टेटमेंट 1 को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, और यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट था a कॉमा बी, Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है B कॉमा सी और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है C कॉमा A। और यहाँ पे कंडीशन में दिया था कि इफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना कि सबसे पहले इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे सेंट्रॉइड मान लेते हैं G, तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यही होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट को आप मान लीजिए x1, y1, सेकेंड को मान लीजिए x2, y2 और एक हो जाएगा x3, y3। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ पे x1 है a, x2 है b और x3 है c। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b प्लस c अपॉन 3। अब इस तरफ आइए y1 प्लस y2 प्लस y3। तो यहाँ पे देखिएगा y1 का वैल्यू है b, y2 का वैल्यू है c और y3 का वैल्यू है a। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस c प्लस a अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन दिया था ना कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 पुट करिए तो ये हो गया 0 अपॉन 3। और इस तरफ भी तो वही चीज़ है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे भी पुट करिए तो ये भी हो जाएगा 0 अपॉन 3। अब यहाँ पे 0 अपॉन 3 का मतलब 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? ऑरिजिन पे लाई कर रहा है। डेट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0,0। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हो गया। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो बिल्कुल यूज हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में ये फार्मूला था और स्टेटमेंट 1 में इसी फार्मूला का यूज करके ना आप कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड निकाले थे। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में जो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट आप निकाले थे इस स्टेटमेंट 2 के फार्मूला को यूज करके ही निकाले थे। तो बिल्कुल स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो जब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी। यहाँ बोला कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 3 ए बी सी होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ आप 9 क्लास में ही सीख चुके हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी इक्वल टू 3 ए बी सी होता है। और अगर आपको यह सीखना है कि यह कैसे 0 होता है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 9 क्लास में एक फार्मूला आप पढ़े होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू, इसका फार्मूला बताइए क्या होता है। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब यहाँ पे देखिए इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का जगह कितना पुट करना होगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट करेगा तो ये हो जाएगा 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू, अब देखिए 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया पूरा 0। अब यहाँ पे माइनस 3 ए बी सी को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाता है 3 ए बी सी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 ट्रू है। अब आप देखिए स्टेटमेंट 1 को, तो यहाँ पे हो रहा है इफ ऑरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइसेस आर पी ए कॉमा बी फिर है क्यू बी कॉमा सी एंड आर सी कॉमा ए देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी। यहाँ पे बोला कि वर्टाइसेस पी क्यू और आर पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है जो ऑरिजिन है, मतलब उसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए यह है स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पे ट्रायंगल था पी क्यू आर, और यहाँ पे देखिए P का कोऑर्डिनेट क्या है ए कोमा बी, फिर इसका बी कोमा सी और फिर सी कोमा ए। तो यहाँ पे नोट करिए P का कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी और Q का कोऑर्डिनेट है बी कोमा सी और R पॉइंट का कोऑर्डिनेट है सी कोमा ए, इस तरीके से। तो और बोला कि इसका जो सेंट्रॉइड है वो ऑरिजिन पे है, डेट मीन्स सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0। यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंट्रॉइड G है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। तो यहाँ पे बोला कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी आएगा। तो इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पे बोला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3 ए बी सी कब आता है, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तभी ना आएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड G है और इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। यहाँ पे फार्मूला बताइए, फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट को मान लीजिए x1 y1, सेकेंड पॉइंट को मान लीजिए x2 y2 और थर्ड पॉइंट हो जाएगा x3 y3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा G 0,0 और यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3। तो x1 का वैल्यू है a, x2 का b और x3 का c। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। इसके बाद है y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 का वैल्यू है b, y2 का वैल्यू c और y3 का a। तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी प्लस a अपॉन 3। अब यहाँ पे कंपेयर कर लीजिए x वाले को x के साथ
और बाई वाले को बाई के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, और इस तरफ हो जाएगा 0 इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ रहेगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे 0 इंटू 3 0। इस तरफ भी अगर आप देखें तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए वही चीज़ रहेगा। इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ देख रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। और जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो हम बोल सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा। और क्वेश्चन में यही बोला था कि क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होगा, तो बिल्कुल होगा ये। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी हो गया ट्रू। अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट 2 में क्या था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू होता है 3abc। और स्टेटमेंट 1 में भी आप देखें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc कब हुआ, जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आया, तभी ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc आया। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 का यूज, सॉरी स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो जब स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेटमेंट 2 को देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे बोला कि किसी ट्रायंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये 9 क्लास का थ्योरम ही है, ठीक है। ये 9 क्लास में आपको प्रूफ करके पढ़ना था। इसमें जनरली होता है क्या, जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी, और मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट है डी और बी ए सी का मिड पॉइंट है ई। तो यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करिएगा तो ये लाइन सेगमेंट बन गया डी ई। तो ये जो लाइन सेगमेंट डी ई है वो थर्ड साइड कौन बचा, यही बी सी बचा ना। जैसे एक साइड ए बी और एक साइड ए सी, ये 2 साइड तो यूज हो ही गया, तो यहाँ पे तीसरा साइड बी सी बचा। तो ये जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, यानी डी ई पैरेलल होता है बी सी का, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 केस होता है इसमें, जैसे ए बी सी, यहाँ पे आप ये दोनों साइड लिए थे, अब की बार ये दोनों साइड ले लीजिए, यहाँ पे डी ले लीजिए और यहाँ पे ई, इसको ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो थर्ड साइड ए सी के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे डी ई पैरेलल हो जाएगा ए सी। एक केस और होगा इसमें, इस तरीके से ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे आप ये दोनों साइड लिए थे, अब के बाद ये दोनों साइड ले लीजिए। जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट है डी और यहाँ पे है ई, यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए। तो ये जो लाइन डी ई है वो ए बी का पैरेलल हो जाएगा, थर्ड साइड ए बी बचा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन डी ई है जो ए बी का पैरेलल हो जाएगा। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। और यहाँ पे एक कंडीशन भी होता है कि ये जो डी ई होता है वो बी सी का हाफ होगा, डेट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा डी ई इक्वल टू बी सी बाई 2। अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये जो डी ई है वो ए सी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि ए सी के पैरेलल है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई इक्वल टू ए सी बाई 2। और इसमें अगर आप देखिएगा तो डी ई है जो ए बी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि डी ई यहाँ पे ए बी के पैरेलल है, तो यहाँ पे डी ई इक्वल टू हो जाएगा ए बी बाई 2। तो ये था स्टेटमेंट 2 जो कि बिल्कुल ट्रू है। अब देखिए आप स्टेटमेंट 1 को, तो स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर डी 3,5 एंड ई -3,-3 रिस्पेक्टिवली, देन बी सी इक्वल टू बी सी यूनिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें साइड ए बी और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई है, यानी ए बी साइड का मिड पॉइंट डी है और ए सी साइड का मिड पॉइंट ई है, और यहाँ पे दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो हमसे बोला कि बी सी का जो वैल्यू आएगा वो 20 आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्टेटमेंट 1 को चेक कर रहे हैं,
यहाँ पे बोला कि एक ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे बोला इसके बाद कि AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। D का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,5 और यहाँ पे E का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,-3। इसको यहाँ पे मिला लीजिए। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये जो जैसे ही आप DE को मिलाइएगा तो ये जो DE है वो BC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर DE पैरेलल BC। तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा DE = BC/2। ये चीज तो आपको आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि क्या BC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20 यूनिट। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमसे बोला कि BC का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20 यूनिट। इसको आपको चेक करना है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करिए ना कि DE का लेंथ निकाल लीजिए बाई डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ पे देखिए इसको आप मान लीजिए x1, y1 और इसको मान लीजिए x2, y2 और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के DE का लेंथ निकालिए। तो यहाँ पे देखिए DE = हो जाएगा अंडर रूट, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1। तो x2 का वैल्यू है -3 और x1 का वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और -3 का होल स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो y2 का वैल्यू है -3। तो यहाँ पे हो गया -3 और y1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है। तो यहाँ पे y1 की जगह आपको 5 पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे -3 - 6 और -6 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और यहाँ पे -3 - 5 -8 और -8 का स्क्वायर करिएगा तो यह आ जाएगा 64। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा 100 और 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ पे इसका लेंथ आ जाएगा 10। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि रूट का वैल्यू तो +-10 आता है, तो +10 भी हो सकता है और -10 भी हो सकता है, कभी भी नहीं माइनस होगा क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ पे DE है जो साइड का लेंथ है ना, अब साइड का लेंथ निगेटिव कैसे हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, निगेटिव का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे DE का लेंथ +10 यूनिट हो जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसका लेंथ आ गया 10। तो हमसे बोला था कि BC का लेंथ क्या 20 आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे चेक करते हैं। यहाँ जो कंडीशन है DE = BC/2 इसी पे चेक होगा। DE = BC/2, DE का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ पे पुट करिए 10। तो 10 = हो जाएगा BC/2। यहाँ पे 10 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, ये है 1 को BC से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे BC और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 20। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि BC का जो वैल्यू आ रहा है वो 20 यूनिट ही आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 भी हो गया ट्रू। अब आपको देखना है कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में बिल्कुल हुआ है। जैसे स्टेटमेंट 2 में क्या था कि DE = BC/2 था, इस चीज का यूज अब देखिए तो स्टेटमेंट 1 में नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन A। यहाँ पे बुक में ऑप्शन B दिया है, इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन A होगा। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे एक स्टेटमेंट 1 है और एक स्टेटमेंट 2 है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट 2 को देखिए। यहाँ पे कह रहा है इफ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल देन इट इज राइट एंगल्ड। कह रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यह कोई ज़रूरी थोड़े है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक ABC ट्रायंगल रहा करिए और यहाँ पे इसका 2 साइड इक्वल है, तो ये तो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो क्या यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये कोई भी जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे इस तरीके का अगर कुछ ट्रायंगल रहेगा A, B और C और यहाँ पे ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो तो ये भी आइसोसेलेस हो जाएगा, लेकिन साथ साथ ये राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि अगर ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा ही होगा। तो यह स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो जाएगा। और आपको समझ में फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि ये साफ साफ बोला कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या यह एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कोई ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा।
और आपको पता है कि जैसे ही स्टेटमेंट 2 फॉल्स हुआ तो ये ऑप्शन चला जाएगा सी। आपको स्टेटमेंट 1 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप स्टेटमेंट 1 को चेक भी करिएगा तो स्टेटमेंट 1 ट्रू ही रहेगा। आप इसको खुद से चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो पहले आप 2 को ही देखिए। यहाँ पे कह रहा है इफ पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर देन PQ प्लस QR इक्वल टू PR। तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ बोला कि पॉइंट PQR कोलिनियर है, तो क्या PQ प्लस QR इक्वल टू PR होगा। जैसे देखिए, अगर पॉइंट PQR कोलिनियर है तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। यहाँ पे Q हो जाएगा और यहाँ पे R हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला कि PQ प्लस QR इक्वल टू PR होगा, तो ये बिल्कुल सही है। ये तो कोलिनियर का कंडीशन ही होता है, PQ प्लस QR इक्वल टू PR। और आप पढ़े होंगे डिटेल में, तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि कोलिनियर का टोटल 3 कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे 3 पेयर बनेगा ना, एक PQ बनेगा, एक QR बनेगा और एक PR बनेगा। यहाँ पे देखिए, एक PQ, एक QR और एक फर्स्ट लास्ट, दैट मीन्स PR। तो यहाँ पे यही 3 पेयर बनता है। तो इसमें किसी भी 2 पेयर का सम थर्ड के इक्वल होना चाहिए, किसी भी 2 पेयर का सम। जैसे यहाँ पे PQ प्लस QR है, यहाँ पे 3 ही तो पेयर बनेगा, एक ये दोनों, एक ये दोनों और एक ये फर्स्ट लास्ट। तो जैसे यहाँ पे आप लिए थे फर्स्ट सेकंड वाला PQ और QR, ये फर्स्ट सेकंड वाला है। अब के बाद ये वाला लीजिए, सेकंड और थर्ड वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा QR प्लस PR। तो सेकंड और थर्ड वाला लीजिएगा तो बचा कौन, PQ बचा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा PQ। और एक अब के बाद लीजिए फर्स्ट और लास्ट वाला, तो यहाँ पे PQ है और PR है, तो ये हो जाएगा PQ प्लस PR। तो यहाँ पे बचा कौन, सेकंड वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा QR। तो यही 3 कंडीशन होता है कोलिनियर का। तो किसी एक को फॉलो करेगा तो वो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अब आप चेक करिए स्टेटमेंट 1 को। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि इफ A इज नॉट इक्वल टू 0, फिर B इज नॉट इक्वल टू 0, देन द पॉइंट्स O 0,0, फिर है A स्क्वायर, फिर है B स्क्वायर आर नॉन कोलिनियर। देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है कि A का वैल्यू और B का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट O, A एंड B है जो नॉन कोलिनियर होगा, यानी कोलिनियर नहीं है। तो आप क्या करिए ना कि तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालिए, और अगर उसका एरिया 0 हो गया तो वो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, और अगर एरिया 0 नहीं हुआ तो वो पॉइंट नॉन कोलिनियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है स्टेटमेंट 1। यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट O है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। O पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,0, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है A स्क्वायर और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है B स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन दिया है कि A इज नॉट इक्वल टू 0 और B इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया आप निकालिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा OAB, यहाँ पे निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो यहाँ पे बताइए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2, इस तरीके से। और यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे इसको आप मान लीजिए x1, y1, इसको मान लीजिए x2, y2, और इस पॉइंट को मान लेते हैं x3, y3। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो ये हो जाएगा 1/2 x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे हो गया 0, y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू A स्क्वायर और y3 का वैल्यू B स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसके बाद x2, और x2 का वैल्यू A है, तो यहाँ पे हो गया A, फिर y3 माइनस y1, तो यहाँ पे देखिए y3 का वैल्यू B स्क्वायर और y1 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 0। इसके बाद है x3, और x3 का वैल्यू कितना B है, तो यहाँ पे B, और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू 0 और y2 का वैल्यू A स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस A स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 0 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे B स्क्वायर माइनस 0, तो B स्क्वायर, अब B स्क्वायर को A से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया AB स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे 0 माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी। तो ये हो गया 1/2 मॉड ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन में बोला था कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू 0 नहीं लेना है और b का वैल्यू भी 0 नहीं लेना है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं सिर्फ 0 को छोड़कर। तो जैसे हम a का वैल्यू 1 ले लेते हैं और b का वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, हम इक्वल तो ले ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला कि a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 0 नहीं लेना है, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 लिए हैं। अब यहाँ पे रखिए a की जगह 1 और b की जगह 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इधर भी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा ना। जैसे a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1, अगर आप सेम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और 0 इंटू 1/2 ये तो 0 आ जाएगा। और जब एरिया 0 आएगा इसका मतलब क्या होगा कि ये जो तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला था कि ये नॉन कोलिनियर है, तो ये तो गलत बात हो गया, ये तो कोलिनियर आ रहा है ना, यहाँ पे तो ये कोलिनियर आ रहा है। जैसे हम a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 पुट किए यहाँ पे, तो इसका जो एरिया है वो 0 के इक्वल आ रहा है, और जब 0 के इक्वल आ रहा है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। और जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज और आपको हम बता देना चाहते हैं, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को सेपरेट में बनाए होंगे तो यहाँ पे जो एक कंडीशन लिखा है ना, ये इस तरीके से रहता है, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से कंडीशन दे रखा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0 b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका एरिया 0 नहीं आएगा अगर ये वाला कंडीशन रहता तब। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो कंडीशन ये वाला दिया है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका एरिया तो 0 आ रहा है। तो आपको तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, जो कंडीशन दे रखा है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका एरिया 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बोला कि ये पॉइंट नॉन कोलिनियर होगा, तो ये तो गलत बात है, ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे कोलिनियर आ रहा था क्योंकि तीनों ट्रेंगल से, तीनों पॉइंट से जो ट्रेंगल बना उसका एरिया 0 आ रहा है, तो ये तो कोलिनियर हो जाएगा, नॉन कोलिनियर कैसे होगा, तो ये फॉल्स हो गया। और जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स हुआ तो ये चला जाएगा ऑप्शन डी में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे बुक में आंसर सुधार लीजिएगा, ऑप्शन सी दे रखा है उसको आप डी कर लीजिएगा।